हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड का। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। आज कल हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली एम्पायर्स के बारे में, जिसको हम लोग आज उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि रोमन अम्पायर जो कि जहाँ पर डायरेक्ट रूल चल रहा था, उसको ना उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उससे यही पता चलता है कि वो ग्रेजुअली एक्सटिंक्शन जो थी उसकी वो होती मतलब चल रही थी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो उसकी मतलब वो अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड करता जा रहा था। उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जो डिपेंडेंट मतलब किंगडम्स थे, मतलब कि जो दूसरों पर डिपेंड थे, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। और जो नियर ईस्ट वाले कुछ और किंगडम्स थे जहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ पर रोमन्स ने अपने कॉलोनीज मतलब लगा रखी थी, रोमन्स के क्लाइंट हम लोग बोल सकते हैं, वो वहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। जो कि क्या कर रहे थे, जो कि अर्ली सेकेंड सेंचुरी से ही वहाँ पर मतलब रह रहे थे। कहाँ पर? वेस्ट मतलब यूफ्रेट्स में। ठीक है, जो कि रोमन टेरिटरी के ही मतलब तरफ था वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, वो धीरे धीरे ना डिसअपियर होना शुरू हो गया, मतलब कम होना शुरू हो गया। और जबकि आपने देखा कि रोम जो था वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ और ऑब्स्टेकल्स भी उसकी मतलब उसको फेस करने पड़ रहे थे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कुछ और किंगडम्स भी थे जो एक्सीड करना चाहते थे पैसे की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है, हीरोड्स जो थे उनका एक किंगडम था। उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि 5.4 मिलियन दिनारी जो थे उनके पास, वो पर ईयर वो क्या करते थे, अर्न करते थे। जिसका हम लोग अगर एस्टिमेट हम निकालें, मतलब इक्वल करें, तो 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड जो था उसकी वो मतलब इतनी वैल्यू थी। ठीक है, तो ये जो डनारीज थे वो रोमन के सिल्वर कॉइन में कितना आएगा, उसका प्योर सिल्वर कितना होता है, 4.5, मतलब कि 4.5 ग्राम जो था वो प्योर सिल्वर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, अगर हम लोग बात करें इटली को छोड़कर बात करें, तो यहाँ पर बताया गया कि कुछ और प्रोविंसेस भी थे सेकेंड सेंचुरी में, जिसमें ये बताया गया कि उनकी सभी की टेरिटरीज जो थी वो हर एक अम्पायर ने कंट्रोल कर रखी थी, और प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उन प्रोविंसेस को वो कंट्रोल कर रहे थे। और जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन थी उन एरियाज़ में, उनसे वो टैक्सेशन क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। जैसे कि सेकेंड सेंचुरी पीक पे थी, मतलब एंड होने को थी, तो तब क्या हुआ, रोमन अम्पायर जो था वो कहाँ तक स्ट्रेच हो पड़ा था, मतलब कि कहाँ तक उसका कंट्रोल था, स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया का जो बॉर्डर था वहाँ तक, और साथ में सहारा से लेकर यूफ्रेट्स तक का जो मतलब उसके पास जो मतलब एरिया था उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। और कभी कभी इससे आगे या पीछे भी वो हो सकते थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी जो कि मॉडर्न लाइन्स के अकॉर्डिंगली उनको गवर्न करे या उनको प्रॉपरली थिंग्स को रन करने के लिए बताए। और सिंपल सी बात, हमारे पास तो एक क्वेश्चन आता है, हमें अच्छे से पता चल जाता है कि वहाँ पर ये जो एम्पीरियर थे उनको कूप कर लिया जाता था, उनका तख्ता पलट कर दिया जाता था और बाद में उसका कंट्रोल कर लिया जाता था। मतलब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशंस भी थे जो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उनके पास अलग अलग एरियाज़ को उन्होंने कवर कर रखा था, मतलब अलग अलग टेरिटरीज़ को उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। पॉपुलेशन जो थी वो डाइवर्स थी, अलग अलग मतलब रीजन से बिलोंग करती थी, अलग रिलीजन था, कल्चर था, वॉटेवर, बहुत सारे उनके वेरिएशंस थी। ठीक है, और कहा जाता है कि जो 60 मिलियन पॉपुलेशन थी मिड 60th सेंचुरी में, वो अंडर एम्पीरियर जो थी वो रह रही थी। अब इस चीज़ का आंसर जो है वो हम अर्बनाइजेशन का आंसर हमें इन्हीं एम्पायर से ही मिलेगा। कहा जाता है ये जो ग्रेट अर्बन सेंटर्स थे, मतलब ग्रेट अर्बन सेंटर्स जो थे वो कहाँ पर पाए जाते थे, मेडिटेरियन में। और उनमें से कुछ बहुत बड़े जो थे, सबसे जाने माने, वो कौन से थे, कार्थेज। ठीक है, कार्थेज थे, एलेक्जेंड्रिया थे, एंटियोच थे। ठीक है, ये उनमें से बड़े थे जो मेडिटेरियन में मिलते थे। उसके बाद बताया जाता है यहाँ पे, जो कि इम्पीरियल सिस्टम के अंडर थे। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सिटीज़ जहाँ पर गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी, टैक्स जो थी वो प्रोविंशियल कंट्री साइड मतलब विलेजेस से क्या करते थे, जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है वहाँ से वो अपने इनकम को इन्हांस करने के लिए
अपने एम्पायर को और ज़्यादा वेल्दी बनाने के लिए, रिच बनाने के लिए वो टैक्स इम्पोज करते थे, जिससे कि वो लोगों से टैक्स वसूल करके अपने एम्पायर को और ज़्यादा पावरफुल बनाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अपर क्लासेस जो थी वो बहुत एक्टिवली कोलैबोरेट कर रही थी, मतलब मिलजुल के क्या कर रही थी, रोमन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी। और उनकी खुद की कुछ टेरिटरीज भी थी जहाँ पर वो क्या कर रहे थे, टैक्सेशन को इम्पोज करते और पॉपुलेशन से टैक्स को कलेक्ट करते थे। इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, जिसमें हम लोगों को ये पता चला कि रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही थी। उसकी पार जो थी किस किस के बीच में, इटली और रोमन प्रोविंसेस के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया जब सेकेंड और थर्ड सेंचुरीज चल रही थी, उस टाइम पर देखा गया प्रोविंशियल अपर क्लासेस जो थी वो क्या कर रही थी, सप्लाई कर रही थी कैडर, मतलब कि गवर्नमेंट जो थी, जो जहाँ जहाँ भी जिस जिस प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट थी उनको कौन कमांड करता था, या तो आर्मीज़ कमांड करती थी या फिर अपर क्लासेस कमांड करती थी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो फॉर्म थी न्यू इलीट सिस्टम जो था, वहाँ पर क्या करते थे, न्यू इलीट जो अपर क्लास होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे और मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, सेनेटरी से भी ज़्यादा, मतलब एक काउंसिल से भी ज़्यादा वो क्या होते थे, पावरफुल होते थे, क्योंकि उनके पीछे हम लोग बोल सकते हैं कि एक एम्पीरियर की सपोर्ट होती थी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जैसे जैसे न्यू ग्रुप्स जो थे वो एमर्ज होना शुरू हुए, एम्पीरियर गैलेनियंस जो था 253 से लेकर 268 तक उसने क्या किया, अपने एरियाज़ को कंसोलिडेट करके राइज़ किया। दैट मीन्स अपने एरियाज़ को मतलब और ज़्यादा सपोर्टिव बना दिया। उस अम्पायर ने लोगों का सपोर्ट गेन कर लिया, तो उसने ना क्या किया, उसने कुछ चीज़ें छोड़ दी। मिलिट्री कमांड जो थी वो अब उसने वो छोड़ दी। उसने कहा कि सेनेटरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जो काउंसिल होती है, एक असेंबली होती है। और कहा जाता है कि ये जो गैलेनियस थे उन्होंने कहा कि सेनेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आर्मी से बेटर सर्व करते हैं और उनके पास अच्छा एसेस होता है, हर एक चीज़ उनके पास प्रोवाइड होती है, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा ऑर्डर मेंटेन करते हैं जो कहीं ना कहीं अम्पायर को भी कंट्रोल कर सकती है, और सिंपल सी बात यह है कि अम्पायर को गिरने से भी बचा सकती है। देन अगर हम लोग इसको सम अप करें, फाइनल कंक्लूड करें, तो यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट और सेकेंड और अर्ली थर्ड सेंचुरी में आर्मीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस को कंट्रोल कर रखा था। इवन सिटीजनशिप जो थी वो बहुत सारे रीजन्स में स्प्रेड हो रखी थी, और ज़्यादा देर तक हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो सीमित नहीं थी, इटली से ज़्यादा आगे तक नहीं स्प्रेड हो रखी थी। लेकिन इंडिविजुअल्स जो थे वो, जो कि जिनका इटालियन ओरिजिन था, वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, मतलब दूसरों पर कंट्रोल कर रहे थे। एज अ सेनेट, एज अ काउंसिल और असेंबली, वो एटलीस्ट उन्होंने थर्ड सेंचुरी तक क्या किया, दूसरों को कंट्रोल किया। जब सेनेटर्स जो थे उनका प्रोविंशियल ओरिजिन जब तक नहीं हो जाता, जब तक वो एक मेजॉरिटी में कन्वर्ट ना हो जाते। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये जो ट्रेंड्स थे उनको हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना एक जनरल डिक्लाइन हुआ। किसका डिक्लाइन हुआ, इटली का। उसका खुद का अम्पायर ही जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और किस वजह से ख़त्म हुआ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लैशेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर न्यू इलीट क्लास जो थी, मतलब अपर क्लासेस जो थी, रिच पॉपुलेशन जो थी वो राइज हो रही थी, और अर्बनाइज्ड पार्ट्स जो थे मेडिटेरियन के, जैसे साउथ स्पेन आ जाएगा, अफ्रीका, ईस्ट, ये सारे पार्ट्स जो थे ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। और एक सिटी थी रोमनसेंस की, जहाँ पर, जिसको अर्बन सेंटर कहा जाता था, जहाँ पर उसके खुद के मजिस्ट्रेट्स थे, सिटी काउंसिल थी, और साथ में एक टेरिटरी थी जिसमें कुछ विलेजेस थे जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के अंडर ही वर्क करते थे, मतलब अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन ही जितनी भी वर्किंग होती थी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही होती थी। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिटीज़ जो थी वो किसी और टेरिटरीज़ में नहीं आ रही थी। इवन विलेजेस जो भी थे वो भी, विलेजेस और सिटीज़ जो थी वो दोनों ही एक साथ मिले हुए थे। दैट मीन्स के विलेजेस और अर्बन एरियाज़ में सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो अप्लाई करे जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया विलेजेस जो थे उनको एप्रिकेट किया गया, उनका स्टेटस जो था वो सिटीज़ के साथ मैच करने की कोशिश करी गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं एम्पीरियल फेवर का एक मार्क दिखा, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपोजिशन जो थी वो बनना शुरू हो गया, जो कि बहुत
और सबसे बड़ा एक क्रूशल एडवांटेज ये था, इसका फ़ायदा ये था कि जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं वो क्या कर सकते थे, उनको बेटर कंडीशंस जो थी वो प्रोवाइड हो रही थी। मतलब वहाँ पर जब भी फूड शॉर्टेजेस वगैरह होती तो आप लोगों को पता है कि कंट्री साइड में कितनी ज़्यादा क्लैशेस होते थे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पब्लिक जो थी उनको क्या करना पड़ता, उनको स्ट्राइक्स पे जाना पड़ता। रोमन अर्बन लाइफ जो थी उनको स्ट्राइक्स पे जाना पड़ता। मतलब सिंपल सी बातें यहाँ पे बताया गया है कि जो ईरानियन रूलर था उनने ट्राई किया, उन्होंने कोशिश करा कि मैं क्या करूँ, ईरान में कुछ इंट्रोड्यूस करूँ, मतलब कुछ ऐसे वेज इंट्रोड्यूस करूँ जिससे कि लोगों को बेटरमेंट मिल सके। उन्होंने क्या किया, क्लर्जी जो कि चर्च होते हैं वो वहाँ पे लगा दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसकी स्कैर्सिटी होना शुरू हो गई, क्योंकि लोग उसे यूज़ कर रहे थे। पब्लिक बाथिंग जो थी उसको हम लोग ये बोल सकते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस सामने आए। इवन अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो इंजॉय कर रही थी, मतलब उनको तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी ना। तो अपने इंटरटेनमेंट हो गया, वर्किंग लाइफ होगी, हर एक तरह से वो क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक कैलेंडर जो है वो स्पेक्टुलस को बताता, मतलब शो करता है कि वहाँ पर कितने 176 डेज जो हैं ईयर में वो फिल्ड हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। और आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।